and shape even after the removal of deforming force even after the थोड़ा चेयर इधर उधर कर लो, बस थोड़ा सा ही है, बस इतना। इवन आफ्टर द रिमूवल ऑफ deforming force even after the removal of deforming force comma it is said to be a plastic body. It is said to be a plastic body, and this property is called plasticity. एग्जाम्पल हो गया च्युइंगम। ठीक है, च्युइंगम को चबाते रहो चबाते रहो, उसके बाद आप ये सोचो कि उसकी शेप तो पूरी की पूरी चेंज ही हो जाती है। उसके बाद आप ये सोचोगे चबाने के बाद आपने छोड़ दिया, वो वापस अपनी ओरिजिनल शेप और साइज में आ जाए, नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये प्लास्टिक बॉडी का पहचान, प्लास्टिक बॉडी की ये पहचान है कि आपने उस पर कोई डिफॉर्मिंग फोर्स वो वाली फोर्स होती है। नॉर्मल फोर्स में और डिफॉर्मिंग फोर्स में ये अंतर है कि ऐसी फोर्स कि जो फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट का शेप और साइज चेंज करने के लिए लगाई जा रही हो उसको डिफॉर्मिंग फोर्स बोलते हैं। तो वो फोर्स लगाने के बाद अगर वो ओरिजिनल शेप और साइज अपना रीगेन नहीं करता है तो हम उसको प्लास्टिक बॉडी बोलते हैं, और इस प्रॉपर्टी को बोल देते हैं प्लास्टिसिटी। उसके बाद नेक्स्ट लिखेंगे परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी। परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी। परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी में नोट करिएगा, इफ अ बॉडी डज नॉट शो एनी टेंडेंसी if a body does not show any tendency to regain its original size and shape to regain its original size and shape even after the removal of deforming force। हाँ ठीक है, एक काम करो, ये चलो ठीक है जाओ। ओके, does not show any tendency to regain its original size and shape even after the removal of deforming force even after the removal of deforming force। ठीक है, सुनो उधर रख देना, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। Even after the removal of deforming force, it is said to be a perfectly okay. It is said to be a perfectly plastic body. Perfectly plastic body, और इसका एग्जाम्पल हम लिखेंगे
वॉल पुट्टी एंड वैक्स। वॉल पुट्टी एंड वैक्स, वॉल पुट्टी क्या होती है कि जब भी कहीं से कोई दीवार टूट जाती है तो उस पर प्लास्टर ऑफ पेरिस से वॉल पुट्टी बनाई जाती है, वॉल पुट्टी बोलते हैं उसको। तो वो जब उस पर लगा देते हैं तो जो शेप ले लेता है उसकी वही शेप रहती है। ऐसा नहीं है कि हमने पानी में मिक्स करके उसकी कोई जैसे कोई एक शेप दे दी हो, वो सेमी सॉलिड सा बन जाता है और फिर उसके ऊपर लगाने के बाद ऐसा नहीं है कि वो वापस से उसका वैसे ही बन जाए, अलग शेप बन जाए। तो जो हम शेप दे देते हैं वही शेप उसकी हो जाती है और वो जरा सी कोई टेंडेंसी भी शो नहीं करता कि वो अपनी शेप को कुछ रिगेन करना चाहता हो। फॉर एग्जाम्पल, हम यहाँ पर आटा जो गूंथते हैं तो उसका एग्जाम्पल दिया जा सकता था। तो उसका एग्जाम्पल क्यों नहीं देते हैं, क्योंकि जब भी कभी हम आटा गूंथते हैं तो उसमें भी आप ये देखेंगे कि आटा गूंथ कर अगर रख दिया तो उसको भी अगर गौर से देखेंगे तो थोड़ा बहुत उसमें कुछ चेंजेस आते हैं, मतलब हल्का बहुत वो कॉन्ट्रैक्ट होता है। गौर से देखोगे तो दिखाई देगा हल्का बहुत कॉन्ट्रैक्ट होता है। इसका मतलब उसकी साइज और शेप तो चेंज नहीं हो रहा, बट वो अपनी एक टेंडेंसी शो कर रहा है कि वो अपनी साइज और शेप जो आपने आटा गूंथ कर रख दिया था उससे थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट हो गया, मामूली सा कॉन्ट्रैक्ट हो गया। ठीक है, तो वो एक टेंडेंसी शो कर रहा है। और ये जो दो चीजें हैं, वॉल पुट्टी हो गई और वैक्स हो गया, ये कोई टेंडेंसी भी शो नहीं करते। हमने वैक्स लिया, वैक्स को पिघला दिया, पिघलाने के बाद वो जैसा पिघल कर जिस शेप में गिर गया जहां पर उसी शेप में पड़ा रहता है। ऐसा नहीं है कि वो वापस से अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाता है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी के एग्जाम्पल। वो इलास्टिसिटी और प्लास्टिसिटी मुझे लगता है समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब जैसे हम किसी चीज को बहुत ज्यादा सोचने लगते हैं, सोच सोच कर परेशान हो जाते हैं, तो हम कहते हैं बड़ा स्ट्रेस हो रखा है। ठीक है, बहुत ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी कर लेते हैं तो हम ये कहते हैं आज तो बॉडी में बड़ा ना स्ट्रेन पड़ रहा है, मैं बड़ा परेशान हूँ, बात मत कर मेरे से, मेरे को बड़ी टेंशन हो रही है। तो ये जितने भी टर्म्स है ना, ये सारे के सारे फिजिक्स वाले टर्म्स हैं। चाहे टेंशन हो, चाहे स्ट्रेस हो, चाहे स्ट्रेन हो। टेंशन को तो हम देख चुके हैं कि अगर एक रस्सी ली और रस्सी को जोर से खींच रहा हूं मैं, ठीक है, तो रस्सी एकदम टाइट हो जाती है। तो वो टाइटनेस का मतलब क्या है, वो टेंशन कहते हैं उसको। ठीक है, हाँ, टेंशन तो हमको पता है। अब जरा स्ट्रेस और स्ट्रेन पर भी आ जाते हैं। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे स्ट्रेस। स्ट्रेस इसमें लिखिएगा द इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स the internal restoring force set up per unit area, set up per unit area of cross section of the deformed body cross section, कॉन्ग्रेचुलेशन, आज और जल्दी आ गए हो भाई, सुधर गया। अरे नहीं नहीं, आधा घंटा 12 मिनट बचे हुए हैं अभी। हाँ, the internal restoring force set up per unit area of cross section of the deformed body is called stress. Is called stress. Applied force upon area। अगर सिर्फ न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो आपको बस ये ध्यान रखना है, क्वेश्चन में बस ये ढूंढोगे कि न्यूटन में कौन सी टर्म दे रखी है। तो आपको एन लिखा हुआ दिखाई देगा, आप कह दोगे कि हाँ जी फोर्स मिल गई मेरे को। मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर कुछ लिखा हुआ दिखाई देगा तो आप कह देंगे मेरे को एरिया मिल गया। तो आप इतना ही आपके लिए बहुत है। ठीक है, उससे आप स्ट्रेस निकाल सकते हैं। अब इसको जरा समझने की कोशिश करते हैं
कि फॉर्मूला, ये जो इसकी डेफिनेशन है, डेफिनेशन में क्या दे रखा है, डेफिनेशन ये है कि कोई मुझे पकड़ के ना खींचना शुरू कर दे, जबरदस्ती तेरा हाथ लंबा करूंगा खींच खींच कर, वो खींचने लगे तो मेरे हाथ में दर्द होने लगेगा। हाथ में दर्द क्यों होने लगेगा? क्योंकि ऐसे नहीं होता कि आपने किसी का हाथ खींचा तो हाथ लंबा हो गया, कान खींचा तो कान लंबा हो गया, ऐसे नहीं होता। तो क्या है कि कोई भी जो बॉडी है, चाहे वो लिविंग बॉडी हो या नॉन लिविंग बॉडी हो, लिविंग बॉडी की तो ये टेंडेंसी है ही कि वो अपनी ओरिजिनल साइज और शेप में आना चाहती है। और जो नॉन लिविंग बॉडी है उसमें हमने दो कैटेगरीज में उनको डिवाइड कर दिया। अगर वो इलास्टिक बॉडी है तो वो अपनी ओरिजिनल शेप और साइज में वापस आना चाहेगी, अगर प्लास्टिक बॉडी है तो ठीक है, खींच लो उसको, वो जैसा आपने खींचा घूम फिर कर वैसी ही हो गई। ठीक है। तो हम ये कहते हैं कि अगर कोई इलास्टिक बॉडी है, थोड़ी बहुत उसमें इलास्टिसिटी है, तो हम उसको खींच रहे हैं ना, तो उसमें क्या होगा कि उसका हर एक हिस्सा वापस वैसी ही पोजीशन में आना चाहेगा। फॉर एग्जाम्पल, सोचो कि मैंने कोई टेढ़ा मेढ़ा ऐसी कुछ भी फिगर ले ली, ठीक है। अब मैंने क्या करा, मैंने इस पर इधर पकड़कर, और मैंने इसकी ये जो, मतलब आप ये देख रहे हो तो ये पूरा एरिया नजर आ रहा है एक, तो मैंने इसको पकड़कर खींचकर इसकी शेप को फैलाना चाहा। ठीक है। मैंने इसको फैलाना चाहा इस तरीके से। तो जब हम इसको फैलाना चाह रहे हैं, मतलब हम इसको फोर्स लगाकर इसकी शेप बदलना चाह रहे हैं, तो उस फोर्स को क्या बोलते हैं? डिफॉर्मिंग फोर्स। तो वो जो फोर्स है, उस फोर्स का इफेक्ट ऐसा नहीं है कि यहाँ पर मैं पकड़ रहा हूं तो यहीं पर उसका इफेक्ट आएगा। ये जो पूरी शीट है, ये शीट यहाँ से भी, 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 इधर 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 इधर, जो जो मैंने पॉइंट्स बनाए हैं, हर एक पॉइंट पर इस पर फोर्स लगेगी, और हर एक पॉइंट अपनी ओरिजिनल शेप और साइज में वापस आना चाहेगा। ठीक है। तो हर एक पॉइंट जब अपनी ओरिजिनल शेप और साइज में वापस आना चाहेगा, तो वो एक ताकत लगा रहा होगा वापस अपनी ओरिजिनल शेप और साइज में आने के लिए। उस ताकत को ही स्ट्रेस बोलते हैं। उसके ऊपर स्ट्रेस है ना, कि भाई मैं जैसा हूं मुझे वैसा रहने दो, फालतू में क्यों प्रेशर डाल रहे हो, पढ़ाई चल रही है चलने दो, ये एग्जाम क्यों आ रहे हैं बीच में, फालतू में स्ट्रेस हो रहा है। ठीक है। तो ये जो है, ये वो चीज है कि भाई हम जैसे हैं वैसा हमें रहने दो, फालतू में परेशान मत करो। तो ये परेशान करा जा रहा है, उसको खींचा जा रहा है जबरदस्ती, कि भाई हम तुम्हारी अब शेप बढ़ाना चाह रहे हैं, वो कह रहा है कि नहीं मुझे नहीं बढ़ने देनी। तो फिर क्या है कि इसका हर एक हिस्से में, इसी वजह से एग्जाम होते हैं, लेकिन कई बार हाथ में, पैर में, सर में, अलग अलग जगह दर्द होने लगता है। ठीक है। तो क्या है कि बॉडी के हर पार्ट पर उसका असर जाता है। ठीक। तो हम ये कहते हैं कि ये क्या है? अप्लाइड फोर्स पर यूनिट एरिया। पर यूनिट एरिया का मतलब क्या है कि एक एक यूनिट एरिया पर उसका असर पड़ता है। और वो जो असर है, वो असर ये करता है कि भाई हम वापस अपनी ओरिजिनल साइज में और ओरिजिनल शेप में आना चाहते हैं। ठीक है। तो मैथमेटिकली बस ये याद रखना है कि फोर्स अपॉन एरिया स्ट्रेस होता है। ठीक है। और भी कुछ था क्या? ये फोर्स अपॉन एरिया कुछ याद आ रहा हो क्या? प्रेशर। तो प्रेशर भी फोर्स अपॉन एरिया होता है। तो इसी वजह से शायद समझ में आ रहा होगा, कुछ बच्चे बोलते हैं बड़ा प्रेशर है भाई, बड़ा स्ट्रेस हो रखा है। ठीक। तो वो प्रेशर और स्ट्रेस एक ही बात है। प्रेशर पड़ता है तो अंतर बता देता हूँ क्या है। प्रेशर पड़ता है तो स्ट्रेस होता है। प्रेशर पड़ा, एग्जाम प्रेशर है, तो स्ट्रेस हो गया। इसका मतलब क्या है कि प्रेशर क्या करता है? प्रेशर तो उसकी साइज को और शेप को चेंज करने की कोशिश करता है, और स्ट्रेस वापस उसी साइज और शेप में आना चाहता है। ठीक है। और अगर परफेक्टली इलास्टिक बॉडी है तो प्रेशर इज इक्वल टू स्ट्रेस, और अगर प्लास्टिक बॉडी है तो प्रेशर और स्ट्रेस कभी भी इक्वल नहीं हो सकता। ठीक है ना? चलिए, ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं भाई, भव्या, अभिनव, क्लियर है? यस सर। ठीक है। यस सर। फिर आपको एक चीज ये भी समझ में आ गई होगी कि इसकी जो एसआई यूनिट है, एसआई यूनिट क्या बोलेंगे आप? देखिए ऊपर क्या है, हाँ पास्कल तो कह सकते हैं, पास्कल भी कह सकते हैं। फोर्स क्या है? न्यूटन। और एरिया क्या होता है? मीटर स्क्वायर। एसआई यूनिट न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर, तो एसआई यूनिट इज न्यूटन ऑब्लिक, जिसको हम न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बोलते हैं। या तो ऐसे लिख लो, और या फिर एन एम की पावर -2, या फिर ऐसे लिख लो। ये दोनों इसकी एसआई यूनिट है। ठीक। इसके बाद नोट करेंगे टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। अभी हम स्ट्रेन पर भी आएंगे, पर जरा स्ट्रेस देख लेते हैं पहले। टाइप्स ऑफ स्ट्रेस, तो अलग अलग तरीके के स्ट्रेस हो सकते हैं। ऐसा है कि हम किसी रस्सी को खींचने लगे तो स्ट्रेस क्या होगा? नोट करिएगा। फर्स्ट है टेंसाइल स्ट्रेस। टेंसाइल, TENSILE, टेंसाइल स्ट्रेस।
टेंसाइल स्ट्रेस, इसमें लिखेंगे it is the restoring force set up per unit cross sectional area of a body. It is the restoring force set up per unit cross sectional set up per unit cross sectional area of the body when length of the body increases in the direction of the deforming force. When length of the body increases in the direction of deforming force. Deforming force. It is also called longitudinal stress. टेंसाइल स्ट्रेस नाम से समझ में आता है कि टेंशन से बना है ये शब्द टेंसाइल। तो ये टेंसाइल जो टेंशन जो है वो कहाँ पर होता है, हम अगर किसी रस्सी को किसी रोप को खींचते हैं तो हम ये कहते हैं कि उसमें टाइटनेस आ जाती है। तो जब वो टाइट हो जाती है तो वो इसका मतलब क्या है कि उसके अंदर टेंशन है। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट को खींचकर उसकी लेंथ बढ़ाई जाती है, तो हम ये कहते हैं कि जब उसकी लेंथ बढ़ाई जाती है तो ऐसे में जो स्ट्रेस डेवलप होता है उस स्ट्रेस को हम बोल देते हैं लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस। ठीक है, अगला लिखें सेकंड, कंप्रेशनल स्ट्रेस। कंप्रेशनल स्ट्रेस it is the stress developed in a body it is the stress developed in a body stress developed in a body when its length decreases under a deforming force. When its length decreases under a deforming force. नाम से ही समझ में आ गया। टेंसाइल स्ट्रेस का मतलब क्या है कि अगर किसी चीज को खींचकर उसकी लेंथ को बढ़ाया जाता है तो हम अगर उसको ऐसे खींच रहे हैं और उसी डायरेक्शन में उसकी लेंथ बढ़ेगी। ठीक है, तो वो तो हो गया हमारा लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस या फिर टेंसाइल स्ट्रेस। अगर हम किसी चीज को दबा रहे हैं और दबा रहे हैं मतलब कंप्रेस कर रहे हैं, दबाने पर उसकी लेंथ कम हो रही है, तो हम क्या बोलेंगे कि वो होता है हमारा कंप्रेशनल स्ट्रेस। ठीक है, क्लियर है। अगला नोट करें, हाइड्रोस्टेटिक स्ट्रेस। नोट करिएगा,
If a body is subjected to a uniform force from all sides, if a body is subjected to a uniform force from all sides, comma, then the corresponding stress is called hydrostatic stress. इज कॉल्ड हाइड्रोस्टेटिक स्ट्रेस। समझिएगा कि कोई हमारे पास कोई बलून है और हम उस बलून के अंदर ना उसको इन्फ्लेट करते जा रहे हैं, हवा भरते जा रहे हैं, भरते जा रहे हैं, भरते जा रहे हैं। तो जब हवा भरेंगे तो ऐसा नहीं है कि वो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर ही, बलून के किसी एक पर्टिकुलर जो एरिया है उसी पर वो फोर्स लगाएगी, नहीं, ऐसा नहीं है। वो ऐसे भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, सब तरफ थोड़ा 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 डिफॉर्मिंग फोर्स बराबर बराबर सब तरफ लगता रहेगा और ये बलून धीरे 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 बड़ा 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 होता चला जाएगा, फाइनली फट जाएगा। तो हम ये बोल रहे हैं हाइड्रोस्टेटिक स्ट्रेस का मतलब ये है कि जब किसी भी चीज में हम हवा भरते हैं या मान लीजिए पानी भरते हैं और हर जगह बराबर बराबर फोर्स लगती चली जाती है, तो ये एयर की प्रॉपर्टी होती है कि एयर जो है वो हर जगह अगर फैलेगी तो बराबर बराबर फैलेगी। ऐसा नहीं होगा कि अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पर इंसेंस स्टिक अगरबत्ती जला दी तो यहाँ जलाई है तो वो इतनी समझदार नहीं है कि सिर्फ यही यही उसकी खुशबू फैलेगी, वो पूरे घर में फैल जाएगी। ठीक है, इतना होता है। तो हम ये कहेंगे कि इफ अ बॉडी इज सब्जेक्टेड टू अ यूनिफॉर्म फोर्स फ्रॉम ऑल साइड्स, के हर तरफ बराबर बराबर अगर फोर्स लगे तो उस फोर्स को अपोज करने वाला जो स्ट्रेस होता है, फोर्स को अपोज ही तो करेगा स्ट्रेस, क्योंकि स्ट्रेस वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आने वाली टेंडेंसी को ही तो स्ट्रेस कहा जाता है। तो उस केस में इसको हम हाइड्रोस्टेटिक स्ट्रेस, दोबारा बोलो, वो बैलेंस तब तक होती जाएगी जब तक इसका जो स्ट्रेस हैंडलिंग कैपेसिटी है जब तक वो उसको एक्सीड नहीं करता, एक्सीड करते ही फिर वो फट जाएगा। नहीं समझे भाई? जब तक वो बचा हुआ है, जब तक वो फूट नहीं रहा है बलून, तो तब तक हम ये कहेंगे कि फोर्स ने एक दूसरे को, फोर्स ने और स्ट्रेस ने बैलेंस कर रखा है। और जब एक भी चीज ज्यादा हो गई तो फिर वो वैसा ही हो जाएगा। बताइए जी, क्लियर? ऑनलाइन वाले भी बताएं। आवाज आ रही है भव्या? यस सर। भव्या आवाज आ रही है? यस सर। ओके। आज एग्जाम था? यस सर। ठीक हो गया? हाँ जी। चलिए ठीक है। अगला देखते हैं फोर्थ टाइप का, टेंजेंशियल और शियरिंग स्ट्रेस। टेंजेंशियल और शियरिंग स्ट्रेस, ये ऐसा होता है कि जैसे मान लीजिए हमारे हाथ में ये बुक है, ये बुक है, ये बुक ऐसे रखी हुई है और मैं टेंजेंशियली, टेंजेंट का मतलब क्या होता है? फॉर एग्जांपल कोई सर्कल है, तो सर्कल के किसी एक पॉइंट पर अगर कोई फोर्स ऐसे टच करती हुई निकल जाती है, ऐसे टच करती हुई निकल जाती है, तो इस फोर्स को हम टेंजेंशियल फोर्स बोलते हैं। ठीक है, इस सर्कल को पूरे को यहाँ पर अगर कोई फोर्स लग रही है, बीच में इसको पूरा पुश करने की कोशिश करी जा रही है, तो ये तो हमारी फोर्स हो गई नॉर्मल। लेकिन अगर कोई एक पॉइंट पर टच करती हुई फोर्स चली जाती है तो उसको हम बोल देते हैं टेंजेंशियल फोर्स। वही कहानी यहाँ पर टेंजेंशियल स्ट्रेस में भी है। सोचिएगा कि ये बुक है, अगर इस बुक पर मैं ऐसे फोर्स लगाऊं तो ये बुक पूरी आगे की तरफ जानी शुरू हो जाएगी। लेकिन अगर सोचिए कि इस पर ऊपर का सरफेस पर हमने ऐसे हाथ रखा और ऐसे इस पर फोर्स लगाना शुरू करा तो ये बुक टेढ़ी होने लगेगी।
और जब इस फोर्स को हटाएंगे तो वापस देखिए ये ओरिजिनल पोजीशन में अपने आ जाएगी। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं कि ऐसे लगने वाली जो फोर्स है ये तो टेंजेंशियल फोर्स हो गई, और फिर जब ये वापस अपनी ओरिजिनल शेप और साइज में आती है तो वो आती है ड्यू टू इट्स टेंडेंसी टू रिगेन इट्स ओरिजिनल साइज एंड शेप, और वो टेंडेंसी ही कहलाती है स्ट्रेस। ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि जब टेंजेंशियली कोई फोर्स लगती है तो उसको अपोज करने वाला जो स्ट्रेस होता है वो कहलाता है टेंजेंशियल स्ट्रेस या फिर शियरिंग स्ट्रेस। ठीक है, चलिए जी नोट करें इसमें, व्हेन अ डिफॉर्मिंग फोर्स when a deforming force acts tangentially to the surface of a body acts tangentially to the surface of a body, comma, it produces a change in the shape of the body. It produces a change in the shape of the body, full stop. The tangential force applied per unit area the tangential force applied per unit area is equal to the tangential stress. Is equal to the tangential stress. ठीक है, अगले टॉपिक पर आ जाइए, स्ट्रेन। स्ट्रेन, तो जो ये हमने चार टाइप के स्ट्रेस देखे ना, फॉर्मूला सबका वही होएगा, फोर्स अपॉन एरिया। अब आप ये कहेंगे कि यहाँ तो लेंथ बढ़ रही है, यहाँ पर कौन सा एरिया लेंगे, तो लेंथ बढ़ेगी तो किसकी बढ़ेगी, किसी वायर की। भाई छोटे से छोटी चीज क्या हो गई, वायर हो गई, वैसे तो किसी शीट की भी लेंथ बढ़ सकती है। तो जब वायर होगी तो वायर का क्या लेंगे आप, क्रॉस सेक्शनल एरिया। और वायर को क्या माना जाता है, वायर को एक सिलेंडर माना जाता है, तो उसका रेडियस होगा, उसका रेडियस होगा तो पाई आर स्क्वायर करके उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया हम निकाल सकते हैं। ठीक है, स्ट्रेन में लिखेंगे द रेशियो ऑफ द चेंज इन एनी डायमेंशन the ratio of the change in the ratio of the change in any dimension produced in the body produced in the body to the original dimension to the original dimension is called strain. Is called strain. Strain is equal to change in dimension upon original dimension.
चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। डायमेंशन का मतलब क्या है? डायमेंशन जो है, चाहे उसकी लेंथ हो, चाहे उसका एरिया हो, चाहे उसका वॉल्यूम हो, ठीक है। डायमेंशन के नाम पर हम ये देखते हैं कि तीन चीजों के अलावा और कोई चीज नहीं निकलती। मास कोई डायमेंशन नहीं होता, समझ रहे हैं? तो या तो किसी चीज की लेंथ बढ़ेगी या कम होगी। अगर मैं साइज और शेप की बात करता हूँ तो या तो उसकी लेंथ बढ़ेगी, या फिर अच्छा आप ये कहें कि नहीं जी लेंथ हो गई, ब्रेथ हो गई और हाइट हो गई, तो तीनों की तीनों हैं तो लेंथ की कैटेगरी में, तीनों के तीनों मीटर या सेंटीमीटर में ही तो निकाले जाते हैं। अगला अगर मैं दूसरी चीज की बात करूं तो मैं ये कहता हूँ कि किसी चीज का एरिया बढ़ रहा है या एरिया कम हो रहा है। तो एक डायमेंशन हो गई लेंथ, ठीक है, लंबाई का बढ़ना या कम हो जाना। एक है एरिया का बढ़ना या कम हो जाना, और एक ये है कि जैसे बलून का एग्जाम्पल लिया था कि बलून अगर फूल रहा है तो इसका मतलब क्या है कि उसका पूरा का पूरा वॉल्यूम बढ़ रहा है, ठीक है। तो हम ये कहेंगे कि या तो लेंथ हो गई या फिर एरिया हो गया या फिर वॉल्यूम हो गया। अब उसी के बेसिस पर हम ये कहेंगे कि जो स्ट्रेन है वो तीन तरीके का होता है। अब इसका फॉर्मूला देखिए यहाँ पर तो, हाँ जी, स्ट्रेन का और स्ट्रेस का अलग से कोई इनका सिंबल नहीं होता। और है क्या कि इनके ना मॉडुलस होते हैं, इनके मॉडुलस होते हैं, वो मॉडुलस अभी बताएंगे। मॉडुलस क्या होते हैं? कॉन्स्टेंट्स होते हैं, सुना होगा, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, शियर मॉडुलस। हाँ, तो अभी करेंगे। अब आप ये देखिए कि जैसे चेंज इन डायमेंशन है। अब सोचो कि 10 मतलब 2 महीने पहले हम ये सोचते हैं कि किसी एक बच्चे की हाइट जो है वो 2 महीने पहले मान लीजिए 150 सेंटीमीटर थी, और आज उसकी हाइट कितनी हो गई सोच लीजिए 154 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर उसकी हाइट बढ़ गई 2 महीने के टाइम में। टाइम पीरियड को तो अलग हटाकर रख दीजिए। उसकी हाइट अगर 4 सेंटीमीटर बढ़ गई है तो चेंज कितना हुआ उसकी हाइट में? 4 सेंटीमीटर का। हुआ था क्या कि ओरिजिनल जो उसकी हाइट थी वो थी 150 सेंटीमीटर, तो ओरिजिनल जो डायमेंशन है वो तो हो गई 150 सेंटीमीटर। और जो अब नई उसकी हाइट है वो 154 है। मुझे नई हाइट नहीं चाहिए, मुझे चेंज चाहिए, सिर्फ चेंज। तो चेंज कितने का हुआ? 4 सेंटीमीटर का चेंज हो गया। तो मैंने चेंज तो ऊपर लिख दिया 4 सेंटीमीटर, और ओरिजिनल 150 सेंटीमीटर मैंने नीचे लिख दिया। तो अब मुझे ये बता दीजिए इसकी यूनिट क्या होगी? जैसे यहाँ पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बताई थी, यूनिट नहीं होगी। ये चीज समझ में आ गई? क्यों? क्योंकि चेंज इन डायमेंशन मतलब ऊपर भी सेंटीमीटर, ओरिजिनल डायमेंशन मतलब नीचे भी सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया। इट इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी, इट इज अ रेशो। ये रेशो है, जैसे कहते हैं ना कि मदर की एज और डॉटर की एज का रेशो 3:1 है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हो गया कि भाई अगर 16 ईयर्स बेटी की एज है तो मदर की एज 48 ईयर्स हो गई। 16 3 48, तो ईयर्स डिवाइडेड बाई ईयर्स, तो वो रेशो हो गया। ऐसे ही सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई सेंटीमीटर, तो वो भी रेशो हो गया। कौन सी डेल्टा डायमेंशन मतलब? अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ वो लिखा जा सकता है। डेल्टा का मतलब चेंज हो गया। अब नोट करेंगे टाइप्स ऑफ स्ट्रेन। टाइप्स ऑफ स्ट्रेन, इसमें पहला लिखें लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। जैसे पहला जो स्ट्रेस था वो भी लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस था। longitudinal strain, it is defined as the increase in length per unit original length it is defined as the increase in length
It is defined as the increase in length per unit original length, comma, when the body is deformed by external forces. When the body is deformed by external forces. ठीक है, तो आप लिखेंगे longitudinal strain is equal to change in length upon original length. अपॉन ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन लेंथ को क्या बोलते हैं, डेल्टा एल, अपॉन ओरिजिनल लेंथ क्या हो गया, एल. सेकंड लिखें वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन. वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, इसमें नोट करिएगा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन में इट इज डिफाइंड एज द चेंज इन वॉल्यूम it is defined as the change in volume per unit original volume. It is defined as the change in volume per unit original volume when the body is deformed by external forces. When the body is deformed by external forces. Deformed by external forces. Volumetric strain is equal to change in volume upon ओरिजिनल वॉल्यूम. चेंज इन वॉल्यूम को डेल्टा वी बोल देंगे, ओरिजिनल वॉल्यूम को भी बोल देंगे. जैसे चेंज इन लेंथ डेल्टा एल, ओरिजिनल लेंथ एल, ऐसे डेल्टा वी बाई वी. उसके बाद अगला शियर स्ट्रेन. shear strain, it is defined as the angle as the angle theta. It is defined as the angle theta in radian through which a force originally perpendicular to the fixed face through which
a face originally face originally perpendicular to the fixed face perpendicular perpendicular to the fixed face gets turned on applying tangential deforming force. Gets turned on applying टेंजेंशियल डिफॉर्मिंग फोर्स। इसको थोड़ा ध्यान से समझना, ना समझ में आए तो दोबारा पूछना। पहले फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं इसका। shear strain theta is equal to tan theta is equal to, अब theta is equal to tan theta क्या है वो बताता हूं अभी। relative displacement between two parallel planes relative displacement between two parallel planes relative displacement between two parallel planes upon distance between parallel planes distance between parallel planes अब आप ये देखिएगा कि जैसे मैंने shear stress की बात करी थी, तो shear stress में भी हमने ये कहा था कि अगर किसी पर कोई टेंजेंशियल फोर्स लगा दिया जाए किसी बॉडी पर, फॉर एग्जांपल ये बुक है, इस बुक पर अगर मान लीजिए हम इस तरीके से एक फोर्स लगा रहे हैं तो ये बुक थोड़ी सी टेढ़ी हो रही है। आप देख रहे हैं कि ये बुक थोड़ी सी टेढ़ी हो रही है, छोड़ दिया तो वापस अपनी ओरिजिनल उसमें साइज और शेप में ही आ गई। ठीक है, तो अब आप ऐसा देखिए कि अगर मान लो हमारे पास ऐसे ही मैं अगर इसको ऐसे साइड से देख रहा हूँ ना बुक को, तो ये कैसे दिखाई दे रही है, जैसे कि कोई रेक्टेंगल हो, ये लेंथ हो गई और ये इसकी ब्रेथ हो गई। तो हमने कहा कि मान लो कि ऐसे एक बुक रखी हुई है, ये बुक हो गई, साइड से ये ऐसे दिखाई दे रही है बुक, मोटाई है ये बुक की एक तरह से। अच्छा, तो अब हमने क्या करा, हमने इस पर एक फोर्स लगाई ऐसे, टेंजेंशियल फोर्स, टेंजेंशियल फोर्स हमने इस पर अप्लाई कर दी। टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई करती है, बुक ना थोड़ी सी टेढ़ी हो जाती है ऐसे। आपको समझ में आ रहा है, बुक थोड़ी सी टेढ़ी हो गई, टेढ़ी हो गई तो कितना टिल्ट हुई, कितना टिल्ट हुई है बुक, तो मैं कहता हूं कि ये एंगल हो गया थीटा, ये एंगल हो गया थीटा। अब इसको बोल दीजिए डी। डी स्मॉल डी का मतलब क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन्स। ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ऊपर क्या है, ऊपर बुक का फ्रंट है, तो ये प्लेन हो गया, प्लेन एरिया, एरिया जो होता है उसको प्लेन बोलते हैं। नीचे क्या हो गया, नीचे भी इसका एरिया हो गया, तो ऊपर वाला भी प्लेन नीचे वाला भी प्लेन। तो ऊपर वाले प्लेन में और नीचे वाले प्लेन में जो डिस्टेंस है उसको स्मॉल डी बोल दिया, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन्स, दोनों प्लेन्स पैरेलल हैं एक दूसरे के। और
रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट बिटवीन टू पैरेलल प्लेन्स। रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है कि नीचे वाला जो है बुक का नीचे वाला प्लेन तो फिक्स रहा, ऐसे फोर्स लगाने से हल्का सा ऊपर वाला प्लेन इधर को टेढ़ा हो गया, शिफ्ट हो गया, आगे खिसक गया, तो उसी को बोलते हैं रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट। उस रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट को यहां से और यहां तक वाला जो है इसको डेल्टा एल बोल दीजिए। ये हल्का सा ही है क्योंकि बहुत थोड़ा है, इस वजह से डेल्टा एल बोल दीजिए इसको। तो अगर मैं कहूंगा कि tan थीटा, तो tan थीटा क्या होगा बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, परपेंडिकुलर यहाँ पर क्या है, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट बिटवीन टू पैरेलल प्लेन्स, मतलब डेल्टा एल। और बेस क्या है यहाँ पर d, तो डेल्टा एल अपॉन डी। सिंस थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल, ऐसा तो नहीं है ना कि बुक बहुत ही ज्यादा टेढ़ी हो गई हो, मामूली सी टेढ़ी हुई थी बुक, जब हमने बुक पर ऐसे टेंजेंशियल फोर्स लगाया था तो मामूली सी टेढ़ी हुई थी बुक, तो इसका मतलब वो जो एंगल थीटा है वो बहुत छोटा है। और जब भी याद रखिएगा, जब भी हमारा एंगल थीटा बहुत छोटा होता है तो हम रेफरेंस लेकर चलते हैं 0 डिग्री एंगल का, क्योंकि साइन 0 डिग्री भी 0 के ही बराबर होता है और tan 0 डिग्री भी 0 के बराबर होता है। तो 0 क्या है, एक बहुत छोटा एंगल, तो ये 0 से मामूली सा बड़ा होगा एंगल, जो भी एंगल है वो 0 से थोड़ा सा बड़ा होगा। तो हम ये कह देते हैं जब एंगल छोटा होता है ना, तो साइन थीटा इज टेकन इक्विवेलेंटली इक्वल टू थीटा, ऐसे ही tan थीटा इज ऑल्सो इक्विवेलेंट टू थीटा, वो अपने एंगल के ही बराबर होता है लगभग लगभग। तो सिंस थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल, देयरफॉर tan थीटा इज इक्विवेलेंट टू थीटा। ऑनलाइन वाले समझ रहे हैं कि नहीं, बता दीजिए, बताइए क्लियर है कि नहीं। सर क्लियर है। चलिए जी ठीक है, तो tan थीटा इज इक्विवेलेंट टू थीटा, आप tan थीटा की जगह थीटा डाल दो, तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, डेल्टा एल अपॉन डी। और ये जो थीटा है आपका, इसी को हम बोल देते हैं शियर स्ट्रेन, शियर स्ट्रेन। ठीक है, तो ये बुक वाला एग्जांपल याद रखिएगा। बुक वाला एग्जांपल याद रखिएगा कि बुक अगर आपके पास, आप पेपर में भी बैठे हुए हैं, शियर स्ट्रेन का क्वेश्चन आ गया, तो आपके पास एक दिमाग में एकदम से ये आ जाएगा कि बुक में जब हम इस तरीके से करते थे तो बुक हल्का सा टिल्ट हो जाती थी, तो इट गेट्स टिल्टेड थ्रू एन एंगल थीटा। उस थीटा को, क्योंकि वो थीटा बहुत छोटा है, तो tan थीटा मान लेंगे उसको, और जब tan थीटा मानेंगे तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस अपने आप दिमाग में आ जाएगा। ठीक है, तो परपेंडिकुलर ये हो गया, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट बिटवीन टू पैरेलल प्लेन्स, एंड डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन्स ये आपका बेस हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस डेल्टा एल अपॉन डी। ठीक, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होता है, ये वॉल्यूम में चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। स्ट्रेस क्या होता है, चार तरीके के हमारे स्ट्रेस हो गए, और चारों ही तरीके के जो स्ट्रेस हैं उन सब में फॉर्मूला सेम लगेगा, फोर्स अपॉन एरिया। ठीक, उसकी यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसकी यूनिटलेस रेशो होता है ये। ठीक है, इतना कर लीजिए, बाकी नेक्स्ट क्लास में करवाता हूँ।